कप्तान, हमारे उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। तुरंत मैनुअल नेविगेशन ऑन करो। हमें इमीडिएटली प्लेन की डायरेक्शन का पता लगाना होगा, नहीं तो प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। आधी रात के समय कोरियन एयर एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन गलती से एक पहाड़ी इलाके को एयरपोर्ट समझकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ते हुए ये प्लेन एयरपोर्ट की तरफ जाने की बजाय एक ऐसी दिशा पकड़ लेता है जहां इसके लिए सिर्फ मौत लिखी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि इस प्लेन को उड़ा रहे क्रू को यह मालूम ही नहीं था कि वो बिल्कुल गलत अप्रोच से आगे। ना उन्हें इस चीज का कोई अंदाजा था कि उनकी छोटी सी लापरवाही आज एक कितने बड़े हादसे की वजह बनने वाली है। और जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चीजों को हल्के में लेना और एटीसी की बात को ध्यान से ना सुनना एक कितनी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकता है। इस चीज का सबक हमें इस फ्लाइट के साथ हुए दर्दनाक हादसे से मिलता है। स्क्रीन पर आप जिस प्लेन को उड़ते हुए देख रहे हैं ये बोइंग 747-300 है, जिसे कोरियन एयर फ्लाइट 801 के लिए यूज किया जा रहा है। इस विमान को अपने सफर पर निकले हुए करीब 4.5 घंटे बीत चुके हैं और अब ये अपनी मंजिल के काफी करीब है। वैसे तो इस प्लेन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या इंस्ट्रूमेंट फेलियर नहीं हुआ है, मगर इसके बावजूद कॉकपिट का माहौल काफी ज्यादा तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि फ्लाइट क्रू को अभी अभी ये रियलाइज हुआ है कि वो एक बहुत गलत अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कैप्टन समेत बाकी सभी क्रू मेंबर्स को अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है और अब इनके पास भगवान को याद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फ्लाइट 801 को इस कंडीशन में लाने के लिए भी यही फ्लाइट क्रू जिम्मेदार है। खास तौर से इस फ्लाइट के कैप्टन पाक योंग चुल, जिनकी उम्र 42 साल है और इनके पास 9000 घंटों का फ्लाइंग टाइम एक्सपीरियंस है। कमाल की बात यह है कि ओरिजिनल शेड्यूल के अनुसार पाक योंग चुल को इस प्लेन में होना ही नहीं चाहिए था। असल में कैप्टन पाक को दुबई की एक फ्लाइट पर निकलना था, पर क्योंकि दुबई ट्रिप से पहले उन्हें पर्याप्त रेस्ट नहीं मिल पाया, इसलिए एयरलाइन द्वारा उन्हें फ्लाइट 801 के लिए रीअसाइन कर दिया गया, जो दुबई के मुकाबले एक छोटी फ्लाइट थी। कॉकपिट में कैप्टन पाक के अलावा 40 साल के फर्स्ट ऑफिसर सोंग युंग हो और 57 साल के फ्लाइट इंजीनियर नम सुक हू भी मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफिसर के पास 4000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जबकि फ्लाइट इंजीनियर नम सुक हू 13000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वेटरन पायलट हैं। पर फिलहाल इन सभी का एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया है, क्योंकि प्लेन में इस समय टिरेन पुल अप का अलार्म बज रहा है, जिसका मतलब है कि प्लेन किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है। वैसे तो इस प्लेन को गुआम के एंटोनियो वॉन पेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना है, लेकिन फिलहाल ये इस एयरपोर्ट से करीब 5.5 किलोमीटर पीछे बीजिया माउंटेन पीक पर क्रैश करने वाला है। अब फ्लाइट 801 अपने लक्ष्य से इतना ज्यादा कैसे भटक गई, चलिए इस बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। दुर्घटना होने से 5.5 घंटे पहले गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोल, साउथ कोरिया, 6 अगस्त 1957। दिन ढल चुका है और रात के करीब 8 बजे हैं। इस समय एयरपोर्ट पर एक बोइंग 747-300 विमान को उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये कोरियन एयरलाइन की फ्लाइट 801 है, जो गुआम जाने वाली है। इस समय प्लेन के जरूरी रूटीन चेक्स करने के साथ साथ पैसेंजर्स की बोर्डिंग का काम चल रहा है। करीब 5 घंटे की फ्लाइट के लिए प्लेन में पर्याप्त फ्यूल भरा जाता है।
और समय रहते सभी 235 पैसेंजर्स इसमें सवार हो जाते हैं। पैसेंजर्स के अलावा प्लेन में 19 क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें इंक्लूड करके सवार लोगों की कुल गिनती 254 हो चुकी है। सभी जरूरी चेक्स और फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद प्लेन को रनवे की तरफ पुश बैक किया जाता है और समय पर यह प्लेन अपने लक्ष्य की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एटीसी की तरफ से टेक ऑफ क्लियरेंस भी दे दिया जाता है, जिसके तुरंत बाद ही ये प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। इस तरह रात के 8:53 पर यह फ्लाइट सोल से टेक ऑफ कर जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि फ्लाइट से पहले और टेक ऑफ करने के दौरान प्लेन में किसी तरह की कोई खराबी नोटिस नहीं की जाती। इवन इस फ्लाइट का टेक ऑफ भी एकदम नॉर्मल तरीके से होता है। हालांकि टेक ऑफ के समय किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ घंटों में इस प्लेन के साथ क्या होने वाला है। और टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों के अंदर ये प्लेन अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। इस समय प्लेन का कंट्रोल कैप्टन पार्क के हाथों में है, जबकि फर्स्ट ऑफिसर को सिर्फ पायलट मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया। फ्लाइट 801 के शुरुआती 4 घंटे का सफर बहुत ही आराम से और बिना किसी परेशानी के कटता है और इस तरह रात के करीब 1 बजे यह प्लेन गुआम एरिया में एंटर कर जाता है। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर एटीसी के साथ कांटेक्ट करके उन्हें अपने अराइवल के बारे में बताते हैं और जवाब में एटीसी की तरफ से उन्हें रनवे 6L पर लैंड करने की तैयारी के लिए कह दिया जाता है। इस कन्वर्सेशन के 5 मिनट बाद एटीसी एक बार फिर फ्लाइट 801 से कांटेक्ट करता है और फर्स्ट ऑफिसर से कहता है कि यहाँ से आप चाहें तो अपना ऑल्टीट्यूड 2600 फीट पर मेंटेन रखते हुए घटाना शुरू कर सकते हैं। जबकि इस समय प्लेन का ऑल्टीट्यूड 41,000 फीट है। कैप्टन की बात मानते हुए फर्स्ट ऑफिसर एटीसी से कांटेक्ट करके उन्हें बताते हैं कि वो प्लेन का ऑल्टीट्यूड घटाकर 2600 फीट पर आ रहे हैं। अब प्लेन नीचे आना शुरू कर देता है। इसी बीच कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर से एयरलाइन की लंबी लंबी शिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं और उनकी आवाज से ऐसा लगता है जैसे उन्हें थोड़ी नींद आ रही हो। करीब 1:20 पर कैप्टन और बाकी फ्लाइट क्रू देखते हैं कि गुआम में काफी तेज बारिश हो रही है। मौसम लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। इससे बचने के लिए पायलट एटीसी से लेफ्ट साइड की तरफ 10 मील के डिविएशन की रिक्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब पायलट अब प्लेन को सीधा एयरपोर्ट की तरफ ना ले जाकर 10 मील बाईं तरफ मोड़कर घुमाते हुए ले जाना चाहते थे, ताकि खराब मौसम को अवॉइड करके आगे बढ़ा जा सके। एटीसी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ये प्लेन थोड़ा बाईं तरफ घूमते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद 31 पर फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को बताते हैं कि प्लेन अब घने बादलों से निकल चुका है। जवाब एटीसी फ्लाइट क्रू को 120 डिग्री की हेडिंग के साथ और आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुछ मिनटों तक प्लेन सही तरह आगे बढ़ता है और फिर 1:38 पर एटीसी दोबारा फ्लाइट 801 के साथ कांटेक्ट करके उनसे कहता है, टर्न लेफ्ट हेडिंग 090। इसका मतलब बाएं दिशा में 90 डिग्री का टर्न लो और लोकलाइजर के साथ संपर्क बनाओ। अब यहाँ आपको बता दें कि लोकलाइजर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। दरअसल ILS का काम लैंडिंग के दौरान प्लेन को गाइड करना होता है कि उसे कब, किस दिशा में, कितनी से और किस ऑल्टीट्यूड से आगे बढ़ना है। ILS की हेल्प से प्लेन खराब मौसम विजिबिलिटी में परफेक्टली लैंड कर सकता है। इस गाइडिंग सिस्टम में कई जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जैसे मार्कर बीकन्स, फ्लाइट स्लोप और डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट वगैरह। लोकलाइजर भी इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है, जिसका काम प्लेन को रनवे के सेंटर में अलाइन करना होता है।